हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सलाम अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह है। पेशे से मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैं इस फील्ड में करीब 10 साल से हूँ एंड ये एक स्पेशल डे है। आज क्योंकि ये न्यू ईयर है, आज मैं सभी को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपका आने वाला साल अच्छे से गुजरे। 2024 आप सभी के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। आई हैव chosen this particular day to explain you each and everything in detail regarding physiotherapists, chiropractors and osteopaths as per best of my knowledge. My goal for making this video is to spread awareness. मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं लोगों में फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में, कायरोप्रैक्टर्स के बारे में, ऑस्टियोपैथ्स के बारे में अवेयरनेस फैलाऊं। बता पाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा बेहतर है, कौन सा बेस्ट है। फिजियोथेरेपिस्ट, कायरोप्रैक्टर्स और ऑस्टियोपैथ्स तीनों अपनी अपनी जगह पे अच्छे ही हैं, क्योंकि एक डिबेटेबल टॉपिक है। आप किसी को किसी से नीचा नहीं दिखा सकते। सबका अपना अपना प्रोफेशन है। अगर देखा जाए तो तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। कोई क्लिक्स पे फोकस करता है, कोई सॉफ्ट टिश्यू रिलीज पे फोकस करता है और किसी का ग्लोबल अप्रोच होता है। जनरलाइज स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग के थ्रू आपको बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली इंडिया में अभी बहुत सारे कायरोप्रैक्टर के कोर्सेस रन हो रहे हैं। कुछ बाहर से, अब्रॉड से लोग आते हैं, 4 डेज़ का वर्कशॉप लेते हैं और यहाँ पे लोग फिजियोथेरेपिस्ट अटेंड करते हैं 4 दिन का कोर्स और ख़ुद को कायरोप्रैक्टर्स मानने लग जाते हैं, जो कि सही नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो प्रॉपर वे में कायरोप्रैक्टिक का कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसे एमएससी कायरोप्रैक्टिक बोलते हैं, जो 2 साल का कोर्स है, जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको ये कोर्स प्रोवाइड कराती हैं। कायरोप्रैक्टर्स के बारे में और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। जो कायरोप्रैक्टर्स है उनका मेन फोकस जो होता है वो स्पाइन पर होता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कायरोप्रैक्टर्स के पास जाते हैं और साइड में लेटकर आप क्रैक्स देते हो, आवाज़ आती है, पेशेंट इमीडिएटली अच्छा फील करता है, एक वाव वाली फीलिंग आती है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। जो इनका असेसमेंट है वो सब कुछ लेग लेंथ असेसमेंट से चालू होता है। आपको कहीं भी बॉडी में प्रॉब्लम हो तो आपका लेग लेंथ असेसमेंट किया जाता है सबसे पहले। इनका यही मानना है कि आपको, अगर आपका जो स्पाइन है, हर चीज़ का जो रूट कॉज है वो स्पाइन होता है, क्योंकि हमारा जो स्पाइन है उसमें एक कैनाल है जिसको स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। अगर वहाँ से जो नर्व्स निकलती हैं उसमें कहीं कंप्रेशन है, गर्दन में अगर आपको वो पर्टिकुलर नर्व कंप्रेस हो गई तो लेफ्ट हैंड में या राइट हैंड में पेन आने लग जाता है, या दोनों में कभी कभी आता है। इसी तरह कमर में भी सेम चीज़ है। अगर बीच में कहीं थोरैसिक एरिया में कोई नस दब जाती है तो बीच के जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इनका मेनली जो अप्रोच होता है वो स्पाइन के ऊपर होता है। तो अगर आप स्पाइन को फिक्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू कायरोप्रैक्टर्स तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। मतलब आप इनके टर्म में अगर बोला जाए प्रॉब्लम तो उनको सबलक्सेशन बोला जाता है। जॉइंट सबलक्सेटेड मतलब जॉइंट किसी ना किसी पोजीशन में फिक्स्ड है जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो आप उसको अगर फिक्स करते हैं तो आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। अगर हम बात करें ऑस्टियोपैथ्स की तो ये भी एमएससी ऑस्टियोपैथी का 2 साल का कोर्स होता है, जो कहीं से भी आप कर सकते हैं, अब्रॉड से, इंडिया से। इंडिया में भी अभी ये स्टार्ट हो चुका है प्रॉपर वे से, एंड कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर ये कोर्सेस रन हो रहे हैं। और इनका मेन अप्रोच ये होता है, इनका जो एग्जामिनेशन अप्रोच होता है वो मोस्टली एग्जामिन करते हैं कि आपके सॉफ्ट टिश्यूज़ कितने टाइट हैं, फेशिया टाइट है, ट्रिगर पॉइंट्स बना हुआ है कि नहीं, या मैकेनिक्स आपका गड़बड़ है कि नहीं। मैकेनिक्स मतलब जैसे आपको नी में पेन है और नी के जो मसल्स हैं वो हिप पर गए हैं, तो कहीं ना कहीं हिप में भी कॉम्पनसेशन आ जाता है। अगर हिप अफेक्टेड हो गया नी की वजह से तो किसी ना किसी वे में स्पाइन भी इन्वॉल्व हो जाता है। कभी कभी फिर वो पेन नेक तक चले जाता है, फिर कभी कभी आपको हेडेक भी होने लगता है। तो इनका मेन अप्रोच जो होता है कि सॉफ्ट टिश्यूज़ को करेक्ट करो तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, जो कि सही भी है, गलत नहीं है। अगर देखा जाए तो ये मेनली फोकस करते हैं सॉफ्ट टिश्यू रिलीज पे, मैनुअल रिलीज जिसको बोलते हैं, आप एमएफआर भी बोलते हैं, या समटाइम्स ये टूल्स भी यूज़ करते हैं जिसको ग्रास्टन टूल बोलते हैं। वो मैकेनिकल रिलीज़ हो गया, दोनों टाइप से आप रिलीज़ किया जा सकता है। तो इनका जो मेन गोल है वो सॉफ्ट टिश्यू को
लूजन अप करना है ताकि मसल्स रिलैक्स हो, उनमें ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो। मसल अगर काम नहीं कर रही तो उसको एक्टिवेट करें। अगर किसी वजह से इनका रेंज, अगर जॉइंट मोबिलिटी कम है तो एक तरह से टिश्यू रिलीज़ करके मोबिलिटी को वापस लाया जाए। तो ओवरऑल एक तरह से सॉफ्ट टिश्यू फंक्शन पे मेनली अगर आप बोला जाए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि ऑस्टियोपैथ्स मेनली फोकसेस ऑन सॉफ्ट टिश्यू रिलीज। चलिए अब जानते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में। जो फिजियोथेरेपी होती है उसको हिंदी में भौतिक चिकित्सा बोलते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को हम भौतिक चिकित्सक बोलते हैं। फिजियोथेरेपी को दूसरा टर्म बाहर अब्रॉड में फिजिकल थेरेपिस्ट भी बोला जाता है, जो वन एंड द सेम टर्म है। इंडिया में आप कहीं भी किसी भी स्टेट में जाएं, अगर आपको फिजियोथेरेपी में ग्रेजुएशन करनी है तो वो 4.5 साल का कोर्स है। 4 साल आप एकेडमिक्स में देते हैं और 6 महीने का इंटर्नशिप पीरियड होता है। उसके बाद आपको वो डिग्री मिल जाती है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है तो स्पेशलाइजेशन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप ऑर्थो में स्पेशलाइज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज कर सकते हैं, आप न्यूरो कंडीशंस में स्पेशलाइज कर देते हैं। न्यूरो में भी आप अगर पीडियाट्रिक न्यूरो फिजियोथेरेपी में करना है तो उसमें कर सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम में कर सकते हैं। अगर आपको जीरियाट्रिक हेल्थ में काम करना है तो उसमें भी आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि 2 साल का कोर्स होता है। वो भी ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में आप कहीं भी कर सकते हैं। तो WHO हैज़ क्लासिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट एज इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अकॉर्डिंग टू ISCO 2264 फिजियोथेरेपिस्ट आर इंडिपेंडेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, और पैरामेडिकल्स को उन्होंने ISCO 2240 कोड में रखा हुआ है। फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स। एंड फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, और इन ब्रैकेट उनको आफ्टर द नेम उनको सिर्फ PT लिखना होता है, दैट इज़ फिजियोथेरेपी। दोस्तों, लोग बहुत कंफ्यूज अभी भी मेरे हिसाब से, मेरा वीडियो देखने के बाद भी आप लोग थोड़े कंफ्यूज होंगे कि हमें किसके पास जाना चाहिए। ऑस्टियोपैथ के पास जाना चाहिए, कायरोप्रैक्टिस के पास जाना चाहिए, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। आप किसी के पास भी जा सकते हैं, प्रोवाइडेड जस्ट मेक श्योर कि जो भी जिसके पास भी आप जा रहे हैं, जो एक्सपर्ट के पास आप जा रहे हैं, वो सर्टिफाइड हो, क्वालिफाइड हो। आप ऐसे किसी क्वैक के पास जाएं और आपने कुछ इधर उधर कुछ ट्रीटमेंट करा लिया तो जो आपकी चीज़ बननी है वो बिगड़ जाती है, और फिर आप अपने मन में वो चीज़ बना लेते हैं कि नहीं, हम फिजियो के पास गए उसने हमारा ख़राब कर दिया, हम कायरो के पास गए उसने हमारा ख़राब कर दिया, या हम ऑस्टियोपैथ के पास गए उसने हमारी कंडीशन जो अच्छी थी वो और भी ख़राब कर दी। दोस्तों, मैं अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। अगर आपने सुना होगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कहने का मतलब है कि जैसे आपको बुखार है, बॉडी गर्म है, तो हम उसको बोलते हैं बुखार। आप पैरासीटामॉल या डोलो ले लेते हैं, वो बुखार टाइमिंग के लिए दब जाता है, लेकिन आपको वो पता नहीं है कि वो क्या है, किस वजह से बुखार आया है। डेंगू है, मलेरिया है, टाइफॉइड इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है। तो ब्लड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है। आप टाइम बीइंग के लिए खाली बुखार को दबाना चाहते हैं, आप डोलो से दबा रहे हैं, लेकिन आप कॉज नहीं ढूंढ रहे हैं। तो कॉज ढूंढना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको मलेरिया है तो आप क्लोरोक्विन लेंगे, अगर आपको टाइफॉइड है तो एंटीबायोटिक्स लेंगे, इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक लेंगे, अगर आपको कुछ वायरल इन्फेक्शन है तो आप एंटीवायरल ड्रग्स लेंगे। सो आपने देखा यहाँ पे आपने कॉज को ढूंढा और उसको ट्रीट किया तो वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसी तरह आपको गर्दन में से हाथों में दर्द जा रहा है या कमर में से पैरों में दर्द जा रहा है, तो कॉज बहुत सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको साइटिका, हो सकता है आपको स्लिप डिस्क हो, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम हो, यूनिलैटरल सेक्रल एक्सटेंशन हो, या B12 या D3 की डेफिशिएंसी हो, या कुछ और हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको कॉज ढूंढना ज़्यादा ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम मूवमेंट स्पेशलिस्ट हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे गर्दन में किसी को स्लिप डिस्क है, कोई मेरे पास आया, मुझे यहाँ से दर्द मेरे हाथों में जा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? स्लिप डिस्क छोड़ दीजिए कि सिर्फ वो कंप्लेन कर रहा है कि मेरे गर्दन में से दर्द मेरा हाथों में जा रहा है, झंझनाहट आ रही है। अब आपके पास कोई, समझिए कोई MRI एक्सरेज नहीं है, तो आप क्या करेंगे? कौन सी मूवमेंट करानी चाहिए, कौन सी नहीं करानी चाहिए, वो आपको जानना ज़रूरी है। सो गर्दन में कैसा है, स्लिप डिस्क अगर हुआ है, अगर डिस्क की इशू है, तो आप ये वाली मूवमेंट करेंगे तो बढ़ेगी, इवन ये वाली मूवमेंट करेंगे तो बढ़ेगी, लेकिन जब आप ये करेंगे तो आराम मिलेगा। दूसरा, आपको यहाँ से यहाँ दर्द जा रहा है, समझिए मैंने स्टेनोसिस डायग्नोस किया,
तो अगर आप ये वाली मूवमेंट करेंगे तो इसमें आराम मिलेगा और इसमें आपको तकलीफ पड़ेगी। दोनों मूवमेंट अलग है, आप समझ रहे हैं? दोनों का पेन का पैटर्न सेम है लेकिन मूवमेंट्स अलग हैं। सो इसीलिए आपको एक्सपर्ट की राय लेनी ज़रूरी होती है। आपका पेन कोई कॉज नहीं है, पेन एक लक्षण है, एक सिम्टम है, वो बताता है कि आपके बॉडी में कुछ गड़बड़ है। लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो आप एक्सपर्ट के पास जाकर ही कर सकते हैं। आप में से काफ़ी लोग यूट्यूब वीडियोस देखते हैं या समझ लीजिए एक जनरल किसी से ओपिनियन ले लेते हैं, योगा वालों से या फिर किसी से भी, कोई बुरा नहीं है। आप ले लेते हैं कि ये एक्सरसाइज कीजिए, या आपके बड़े कोई बुजुर्ग हैं आपको बताते हैं कि नहीं चलो मुझे ये हुआ था तो मैं ये किया था, मैं ठीक हो गया। सो आप वैसे करने लग जाते हैं। तो हर चीज़ आप ऐसे जनरलाइज अप्रोच से नहीं जा सकते, आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। आपको जो प्रॉब्लम है, मैं हमेशा एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि ट्रीटमेंट शुड बी स्पेसिफिक। वो आप ऐसे जनरलाइज नहीं होनी चाहिए। आप अगर एकदम नॉर्मल है, आप जनरलाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अगर आपको कोई चीज़ डायग्नोस हुआ या कोई प्रॉब्लम है जिसको आपने मतलब फिजियोथेरेपिस्ट या किसी से भी डायग्नोस कराया है, तो उसका स्पेसिफिक एक्सरसाइज होना चाहिए, वो सुपरविजन में ही होना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। और जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं साइटिका के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं साइटिका क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, आप क्या दवाइयाँ ले सकते हैं, या फिर आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्पेसिफिक एक्सरसाइज मैं बोलूँगा क्या कर सकते हैं, क्या डाइट ले सकते हैं जो आपको खाने पीने में ऐसी चीज़ें जो लें जो इन्फ्लेमेशन कम रखे, तकलीफ़ कम रखें, या क्या चीज़ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मूवमेंट करने से आपको आराम मिलेगा, वो सब चीज़ों के बारे में मैं अपने अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।